नमस्कार दोस्तों। टूट कर जो बिखर जाए वो इंसान क्या है, टूट कर जो बिखर जाए वो इंसान क्या है, पहाड़ को चीर कर रास्ता जो न बना ले, पहाड़ को चीर कर रास्ता जो न बना ले वो इंसान क्या है। अरे छोटी बड़ी कठिनाइयां तो आती रहती है जीवन में, छोटी बड़ी कठिनाइयां तो आती रहती है जीवन में, हार मान कर बैठ जाए वो इंसान क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार संकुल मार्गदर्शन और यूथ पाठशाला ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी क्लास की कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उमा शंकर जोशी को। आरोह है पाठ्य पुस्तक, जो कड़ी चल रही थी हमारी, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है। उसी कड़ी में आज हम उसका अंतिम अध्याय, आपको शुभकामनाएं कि हमारी एक अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है वो पूर्ण होने जा रही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उमा शंकर जोशी, और उमा शंकर जोशी के साथ हम आज आप पढ़ेंगे उनकी दो प्रमुख कविताएं, छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये दो कविताएं पढ़ेंगे। तो देखते हैं उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी है, इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1911 ईस्वी में। उमा शंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? 21 जुलाई 1911 ईस्वी में। मूल रूप से ये गुजराती के कवि थे। हम जो इनकी कविताएं आज पढ़ेंगे या जिन कविताओं की हम व्याख्या करेंगे, जिन कविताओं के हम प्रश्नोत्तर करेंगे, वे कविताएं मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी पुरस्कृत रह चुके हैं। जन्म इनका हुआ था 1911 ईस्वी में। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी कवि का जन्म या जन्म स्थान बिल्कुल नहीं भूलना है, विशेषकर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से। और कहाँ हुआ था? बामनई, गुजरात में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? गुजरात में। गुजरात के लेखक थे तो गुजरात में ही इनका जन्म होना था। 19 दिसंबर 1988 को इनका निधन हुआ था। 1911 से लेकर 1988 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 1911 में ही शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हो चुका है शायद, और आज्ञा का जन्म भी 1911 ईस्वी में ही हुआ था। मुंबई में। कहाँ निधन कहाँ हुआ था इनका? मुंबई में। अधिकतर विद्वानों का निधन नई दिल्ली में हुआ है, उमा शंकर जोशी का मुंबई में हुआ है। गुजरात वाले अधिकतर आपको मुंबई में मिल जाएंगे। देखते हैं आगे। जो उमा शंकर जोशी है, इनकी प्रमुख रचनाओं को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है एकांकी। इन्होंने सबसे ज्यादा शायद एकांकियां लिखी थी। उन एकांकियों में हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी प्रमुख एकांकी थी। पहली थी विश्व शांति। कौन सी? विश्व शांति। फिर आता है गंगोत्री। विश्व शांति, गंगोत्री। फिर आता है निशित, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद आता है प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। ये थी इनकी प्रमुख एकांकियां। किसकी? उमा शंकर जोशी की एकांकी। कौन कौन सी? विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। ये इनकी प्रमुख एकांकियां थी। इसके बाद देखते हैं इन्हें कहानी संग्रह। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह थे वो थे सपना भरा। कौन से हैं? सपना भरा। और उसके बाद आता है सपना भरा के बाद शहीद। सपना भरा और शहीद, ये दोनों क्या थी? उमा शंकर जोशी के प्रमुख कहानी संग्रह। कौन कौन से? सपना भरा और शहीद। उसके बाद आते हैं इनके उपन्यासों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है श्रावणी मेणो और विषामो। श्रावणी मेणो और विषामो, ये नाम थोड़े अलग हैं, फिर भी पूछे जा सकते हैं। और ये नाम अलग क्यों है? क्योंकि ये मूल रूप से गुजराती में लिखे गए थे। उमा शंकर जोशी मूल रूप से गुजराती के कवि थे, उन्होंने गुजराती में ही लिखा था। उपन्यासों की श्रेणी में हम अब बात करते हैं तो श्रावणी मेणो और विषामो। निबंध की हम बात करते हैं तो इनका है पार कांजणिया। क्या नाम है? पार कांजणिया। क्या है ये? निबंध। इनका एकमात्र निबंध है
पार कांजड़िया, दो कहानी थे। सपना भरा और शहीद उपन्यास विधा में इनकी दो रचनाएं हैं, श्रावणी मेणो और विषामो। श्रावणी मेणो और विषामो उमा शंकर जोशी की कहानी, उपन्यास और निबंध। आगे देखते हैं उमा शंकर जोशी जी के बारे में। संपादन, इन्होंने किस किस का संपादन किया था? गोष्ठी का, उघाड़ी बारी, किसका? उघाड़ी बारी का। उसके बाद कलांत कवि का, उसके बाद महाराज सोनेट का और स्वप्न प्रायण का। किसका? स्वप्न प्रायण का। संपादन कार्य जो थे इनके कौन कौन से थे? गोष्ठी था, उघाड़ी बारी, कलांत कवि, महाराज सोनेट और स्वप्न प्रायण। ये इनके प्रमुख क्या थे? इनके प्रमुख संपादन थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं गुजराती में अनुवाद। इन्होंने गुजराती में किन किन रचनाओं का अनुवाद किया था? तो इनमें प्रमुख रूप से आता है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया था। किसका? कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का। उसके बाद भवभूति कृत उत्तर रामचरित का। किसका? उत्तर रामचरित का। किसने? उमा शंकर जोशी ने। दो अनुवाद किए थे गुजराती में, किस किस के? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। उसके अलावा इन्होंने भवभूति के उत्तर रामचरित का भी अनुवाद किया था। किस भाषा में किया था? गुजराती में किया था। यह अध्याय 10 है, अनिवार्य हिंदी, कक्षा 12 आरोह है, भाग 2 का अंतिम अध्याय 10। अध्याय 10 उमा शंकर जोशी। प्रमुख पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको? 1967 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? 1967 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए? निशित के लिए। प्रारंभ में जब यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो पहला पुरस्कार शायद 1965 के लगभग दिया गया था। तो उस समय पुरस्कार क्या था? रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिए जाने लग गया था। प्रारंभ में यह रचना के लिए दिया जाता था। तो इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1967 ईस्वी में। कब हुआ था? 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए? निशित के लिए। निशित क्या थी इनकी? निशित एकांकी थी। एकांकी संग्रह था इनका निशित। आगे देखते हैं विशेष, इनके बारे में विशेष क्या था कि इन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1947 में संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था। किसका? संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? 1947 ईस्वी में। ये लिखते हैं तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से। तंग आ गया हूं, कौन लिखते हैं? उमा शंकर जोशी। क्या लिखते हैं कि तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं छोटों की बड़ाई देखकर। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले थे। 20वीं सदी की जो गुजराती कविता थी उसको नया स्वर और नई भंगिमा देने वाले थे। कौन थे? उमा शंकर जोशी। अब इस प्रकार की अगर बातें आएगी गुजराती से संबंधित तो कौन होगा? क्योंकि हमारे जो कक्षा 12 की किताब है उनके अंदर उमा शंकर जोशी प्रमुख रूप से गुजराती बताई गई है। गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ने वाले सामान्य प्रसंगों और साधारण बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपनी रचना लिखी थी। सामान्य प्रसंगों को उठाया था और सामान्य प्रसंगों को सामान्य अर्थात साधारण बोलचाल की भाषा में इन्होंने व्यक्त किया था। किन्होंने? उमा शंकर जोशी ने। किसमें? गुजराती में। देखते हैं आगे। अभी हम देखेंगे इनकी कविता। कौन सी कविता है? छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत है, यह एक प्रकार की जो संपूर्ण कविता है, यह सांग रूपक अलंकार है। इस पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? सांग रूपक अलंकार है। अधिकतर अलंकार का, रूपक अलंकार का इस कविता में प्रयोग किया है। कवि इसमें बताना चाहता है कि छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत किसे बताया कवि ने? छोटा मेरा खेत कागज के एक चौकोर पन्ने को बताया है। कागज के एक चौकोर पन्ने को कवि ने छोटा मेरा खेत बताया है। और जिस प्रकार खेत के अंदर बीज बोया जाता है और फिर उससे अंकुर फूटता है, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर एक भावों
का बीज उत्पन्न होता है और उसी के बाद अभिव्यक्ति के रूप में उसका अंकुर फूटता है। और जिस प्रकार कल्पना से, जिस प्रकार बीज जो होता है, जो अंकुर फूटता है, उसको रसायन से जिस प्रकार वह बड़ा हो जाता है, पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार कविता भी क्या करती है, कल्पना रूपी रसायन से पल्लवित हो जाती है। फिर वो कवि बताना चाहता है कि जो खेत में जो फल उगता है वह, या खेत में जो फसल उगती है वह जो है वह कुछ समय के लिए होती है, उसका उपयोग हम कुछ समय के लिए ही कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा खेत है उसमें जो कविता बोई जाती है वह कविता, उसका जो उपयोग है, उसका जो आनंद है, उसका जो रस है, वो हम हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और जो फसल उगाई जाती है उसका जो आनंद है वह लौकिक है, और कविता का जो आनंद है वह अलौकिक है। इस तरह से रूपक अलंकार के माध्यम से या दृश्य बिंबों, अधिकतर दृश्य बिंबों के माध्यम से कवि ने यहाँ क्या किया है, छोटा मेरा खेत, अपने मतलब कागज के पन्ने का चित्रण किया है छोटा मेरा खेत के रूप में। स्वयं को किसान माना है और पन्ने को क्या माना है, एक खेत। देखते हैं, छोटा मेरा खेत चकोना, छोटा मेरा खेत, क्या कह रहे हैं, छोटा मेरा खेत चकोना कागज का एक पन्ना, कि मेरा जो छोटा खेत है वो क्या है, चकोना है, क्या है, कागज का एक पन्ना। तो यहां क्या है, छोटा मेरा खेत चकोना कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, कोई अंधड़, किस प्रकार का अंधड़, भाव रूपी अंधड़, भाव रूपी अंधड़ कहीं से आया, क्षण का, एक क्षण भर में वहां बीज बोया गया। किसका बोझ, बीज विचार का या अभिव्यक्ति का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायन, कल्पना रूपी रसायन से, कल्पना रूपी रसायन से, रसायन को पी बीज गल गया। बीज, जिस प्रकार बीज गलता है उसी प्रकार वह जो विचार अचानक से, अंधड़ रूपी जो विचार अचानक से मस्तिष्क में जो आया था वह गल गया। अब गल कर क्या होता है, शब्द के अंकुर फूटे। जिस प्रकार बीज गलने से अंकुर फूटते हैं, शब्द रूपी अंकुर, शब्द रूपी अंकुर फूट गए। क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार बीज गलने के बाद अंकुर फूटता है, उसी प्रकार विचार गलने के बाद, क्षण के रूप में जो विचार आया था वह गलने के बाद शब्द रूपी अंकुर फूटे, मतलब उस पर शब्द लिखे जाने लगे। किस पर, कागज के पन्ने पर। जिस प्रकार होता है ना कि बीज, बीज कहां होता है, धरती के अंदर। जब हम खेत में बीज बोया जाता है तो बीज जैसे अंधड़ आया, मतलब आंधी में क्या होता है कि अचानक कोई बीज आ जाता है और वह मिट्टी में दब जाता है, बाद में वह क्या हो जाता है, गलकर पौधे के रूप में। तो जैसे जो बीज होता है वो दिखाई नहीं देता, उसी तरह जब विचार मन में आया कवि के तो वह दिखाई नहीं दे रहा था। जिस प्रकार बीज जब बोया जाता है तो वह दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार विचार जब मन में आया तो वह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही बीज से अंकुर फूटे उनको क्या कहा गया, शब्द। और वैसे ही कवि के जैसे ही शब्दों को लिखा तो वो शब्दों को क्या बोला, अंकुर, वो दिखने लगे। उधर अंकुर दिखने लग गया, इधर शब्द दिखने लगे। अब क्या, अंकुर फूट गया, शब्द भी हो गए। अब अंकुर को क्या चाहिए, जैसे ही अंकुर फूटेगा उसको क्या चाहिए, रसायन, दवाइयां चाहिए, खाद चाहिए, उसमें खाद डालते हैं तब वो बड़ा होता है। उसी तरह जो शब्द लिखे गए थे उनको कल्पना से, कल्पना के आधार पर उसकी कविता बनाई गई, कविता बनाई गई। अब जैसे ही वह फूल अंकुर बड़ा हुआ, पल्लवित हुआ, बहुत सारे उसके ऊपर पत्ते लगे, बड़ा हो गया, और उसके बाद उसके ऊपर फूल लगने लगे और फिर उसके बाद फल लगा। उसी प्रकार कविता जब पूरी तरह से कल्पना के अंदर शब्दों को कल्पना से पूरी तरह ढाल लिया गया तब एक कविता का रूप लिया, और फिर वह कविता क्या प्रदान करने लगी। जिस प्रकार पौधा हमें फल प्रदान करता है, रस प्रदान करता है, उसी प्रकार कविता हमें क्या प्रदान करने लगी, फल प्रदान, अर्थात वह भी रस हमें प्रदान करने लगी। लेकिन जो कविता फल का रस है या पौधे का रस है या फसल का जो रस है वो अलौकिक है, और जो कविता का रस है वो अलौकिक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, पल्लव पुष्पों से, पल्लव पुष्पों से, पल्लव मतलब पत्तों और पुष्पों से, पत्तों और फूलों से वो झुक गया। झुक गया का मतलब मेरी कविता भी सौहार्द की भावना के लिए या विश्व बंधुत्व की भावना के लिए या सर्वहिताय की भावना के लिए, साहित्य का मतलब सर्वहिताय होता है, सर्वहिताय की भावना के लिए मेरी कविता भी झुक गई, नमित हुई, अर्थात
वह उसके अंदर जो विचार दिखाई देने लगे वो किस प्रकार के विचार दिखाई देने लगे? सर्वहिताय के। मतलब मेरी जो कविता थी वो सर्वहित, सबके हित के लिए थी। थोड़ा सा आगे देखते हैं। छोटा मेरा, फिर क्या कहते हैं? झूमने लगे फल। अब ये फल कहां झूमने लगे? ये तो फल किसके? उस पौधे के, जो बीज बोया गया था, उससे जो अंकुर फूटा था, उससे जो पौधा बन गया, उसके पुष्प लगे और पुष्पों से पल्लवित हुआ और फिर उसके बाद फल लगे। अब उस पे क्या? फल झूमने लगे। फिर उस पे क्या? रस अलौकिक। अब फल लगने लगे, ये एक तरह से वैसे फल लगने लगे और कविता की बात करते थे, ये कविता तैयार हो गई। अब उसका जो आनंद था वो अलौकिक था। कविता का आनंद जो प्राप्त होता है वो हमेशा अलौकिक होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। संसारिक विषय वस्तु से हम उस प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार का आनंद हम साहित्य से प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार का आनंद हम एक कविता से प्राप्त कर सकते हैं। अमृत धाराएं फूटी, जिस प्रकार अमृत धाराएं फूटती हैं उसी प्रकार उससे रस की अनेक धाराएं फूटने लगी। रोपाई क्षण की, रोपाई जो रोपा गया था वो एक क्षण भर का था, ठीक है। जब विचार आया वो तो एक क्षण भर में विचार आ गया, लेकिन कटाई अनंतता के, अनंत काल तक। कटाई से तात्पर्य कि उसके जो फल प्राप्त है, उसका जो आनंद है कविता का, वो अनंत काल तक हम प्राप्त कर सकते हैं। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, अर्थात कविता को जितना लुटता, मतलब जितना मर्जी पढ़ लो कविता को, जितना अधिक पढ़ो, लेकिन वो कभी भी उसका जो आनंद है, यही एक कविता की या साहित्य की विशेषता रहती है कि वह जितनी अधिक पढ़ी जाए उतना ही उसमें अधिक आनंद आता है। उसका आनंद जो है वो कभी कम नहीं होता है। अन्य सभी चीजें जो होती है, जैसे धन है, संपदा है, अन्य जो भी है, आयु है, सब कुछ कम हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन कविता का आनंद जो है वो कभी भी कम नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र, अक्षय मतलब कभी न नष्ट होने वाला, कभी न नष्ट होने वाला। अक्षय मतलब कभी न नष्ट होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा पात्र है। कौन है? किसको कहा गया है? रस का अक्षय पात्र किसको कहा गया है? कविता को। कविता है जो रस का अक्षय पात्र है, कभी नहीं खत्म होने वाला पात्र है, कि कविता जो एक ऐसा रस भरा पात्र है जिसमें से रस कभी भी खत्म नहीं होता है, वह हमेशा ही भरा ही रहता है। छोटा मेरा खेत चुकोना, कवि कह रहे हैं कि ये छोटा सा मेरा खेत चुकोना है। कौन सा? कागज का एक पन्ना। छोटा मेरा खेत चुकोना, कागज का एक पन्ना। तो कवि के लिए कागज का एक पन्ना ही छोटा सा खेत रहता है। और आप सबके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ यही एक छोटा सा खेत है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी ही आपके लिए एक छोटा सा खेत है। आप जितनी अधिक तैयारी करेंगे, जितनी अधिक मेहनत करेंगे, उतना अधिक। कहने से तात्पर्य है कि जो रोपाई है वो कुछ दिनों की है, रोपाई जो है वो कुछ दिनों की है, और लेकिन जो कटाई होगी वो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उसकी कटाई करेंगे। समझे? कहने से तात्पर्य यह है, जब तक कटाई करने से तात्पर्य है कि उस नौकरी का आनंद, जो नौकरी आपको तैयारी करने से, कुछ दिन तैयारी करने से जो नौकरी आपको प्राप्त होगी, उस नौकरी का आनंद आप अनंत काल तक, कहने से तात्पर्य है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक उसका आनंद उठा सकते हैं। और यहां तक कि आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बदल सकती हैं और वो पीढ़ियां भी उस नौकरी का आनंद उठा सकती है। क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। इसके बाद आती है छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत की विशेषता क्या है कि रूपक के माध्यम से कवि की कल्पना और अभिव्यक्ति का चित्रण हुआ है। क्या हुआ है इसमें? क्या हुआ है? रूपक के माध्यम से। पहले बता चुका हूं कि रूपक के माध्यम से कवि की कल्पना और अभिव्यक्ति का चित्रण हुआ है, रूपक के माध्यम से। फिर खेत से प्राप्त फल कुछ समय में समाप्त हो सकता है, लेकिन साहित्य का रस जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। दूसरी कविता है बगुलों के पंख। क्या कहती है बगुलों के पंख? नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख, नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें।
चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ में छाया, तैरती सांझ की सह तेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधी बगुलों की पंखें, नभ में आकाश में बगुलों की पांति बंधी पंखें। नभ में पांति बंधे, पांति मतलब पंक्ति में, कहा आकाश में, नभ से तात्पर्य आकाश, आकाश में एक ही पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के पंख दिखाई दे रहे हैं। पंख मतलब पंक्ति में पंख उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही पंख देखे तो क्या हुआ, चुराए लिए जाती हुई मेरी आंखें। ऐसा लगता है, कवि कहता है कि वो जो पंक्ति है बगुलों के पंखों की जो पंक्ति है वह ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंखें चुरा कर ले जा रही है। तो आंखें चुराने से तात्पर्य है कि कवि ने जब उस पंक्ति को देखा तो वो देखते ही रह गए, उन्हें बहुत ही सुंदर लगा। ये क्या, प्रकृति का बहुत ही मनोरम सुंदर दृश्य है, प्रकृति का बहुत ही मनोरम सुंदर दृश्य है। क्या है कि नभ आकाश के अंदर, काले आकाश में या नीले आकाश में, जैसे ये नीला आकाश देख लीजिए, ये नीला आकाश है, इसके अंदर ये पंक्ति बंधे जैसे शब्द है वैसे ही बगुलों के पंख थे, और उनको जब आंखें देखती रहेगी, चुरा के ले गए। चुराने से तात्पर्य वो आंखें निकाल के चुरा के कौन ले गया, कहने से तात्पर्य यह है कि वो देखता ही रह गया। ऐसा लगा कि कवि उन पंक्ति को देखता ही रह गया और कहीं भी वह देखने लायक नहीं रहा, भी उसकी आंखें और कहीं नहीं देख पा रही थी, सिर्फ वही टिक गई थी। मतलब बहुत कहना चाह रहे हैं कि वो जो दृश्य था वो बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। आगे क्या कहना चाहते हैं कवि, कजरारे बादलों की, कजरारे मतलब काले, कजरारे से तात्पर्य काले, काजल जैसे, काजल जैसे जो बादल थे, छाई नभ छाया, छाई आकाश में उनकी छाया छाई हुई थी। कहने से तात्पर्य जो कजरारे बादल थे वो आकाश में छाए हुए थे, काले, ठीक है ना, काजल जैसे काले बादल आकाश में छाए हुए थे। तब क्या होता है, तैरती सांझ की, शाम शाम की सह तेज, तेज सहित, श्वेत श्वेत सफेद रंग की काया, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि श्वेत काया किसकी, सांझ की। ऐसा लग रहा है कि सांझ जो शाम है उसकी जो सफेद आत्मा है, उसकी जो काया है वो जा रही है बगुलों के, मतलब जो काले बादल थे, काले बादलों में क्या है, सफेद रंग की। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पंक्ति जब जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सांझ की, शाम जो है उसकी जो आत्मा है या मान लो जो काया है श्वेत रंग की, वो जा रही है। और उसने अपने सम्मोहन में, जैसे ही कोई आत्मा होती है तो वह क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मोहन में बांध लेती है, अपने वश में कर लेती है। तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो जो शाम की आत्मा थी वह क्या कर रही थी, उसको उसने वश में कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर कहीं नहीं देख पा रहा था, उसी के ही वश में हो गया था। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसने अपनी माया से, अपने जादू के जाल से मुझे धीरे धीरे उसने बांध लिया था। फिर उसे कोई तनिक रोक रखो, फिर कवि कहता है कि उसे तनिक मतलब उसे कोई थोड़ा सा रोक लो, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ ही कहीं चला जाऊंगा, कहीं वो मुझे अपने साथ ही बांध कर न ले जाए। इसलिए कवि कहता है कि उसे तनिक थोड़ा सा रोक रखो, उसके रोक कर रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, कि वह तो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रही। कहने से तात्पर्य कि मैं बहुत अधिक सुंदर दृश्य लग रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही है। नभ में पांति बंधी बगुलों की पंखें, नभ के आकाश में जो बगुलों की पांति बंधी हुई है वह। सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन और मन पर पड़ने वाला उसका प्रभाव। सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन, सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन है और मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का चित्रण है। किसमें, बगुलों के पंख कविता में, ठीक है। सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन और मन पर पड़ने वाला भी उसने चित्रात्मक वर्णन किया, किस तरह से आकाश है, किस तरह से बगुले उड़ रहे हैं, किस तरह से काले बादल छाए हुए हैं, उसके अंदर जो बगुलों के पंख हैं वो
सांझ की श्वेत काया के समान लग रहे हैं और उस श्वेत काया ने लेखक को अपने माया जाल में बांध लिया है और ऐसा लग रहा है कि वह माया जाल में बांध कर अपने साथ ले जाएगी। इसलिए वह कवि कहता है कि तनिक उसको थोड़ी देर के लिए रोक लो। क्यों रोक लो? क्योंकि वो मेरी आंखें चुरा कर ले जा रही है। आंखें चुरा कर ले जाने से तात्पर्य कि वो दृश्य जो है, उस दृश्य ने लेखक को बांध लिया है, कवि को बांध लिया है। किसको बांध लिया? उमा शंकर जोशी को बांध लिया है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, दोनों कविताएं गुजराती में थी। उसका जो हिंदी अनुवाद है वो किया था रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने। रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने। किसने? रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने उसका अनुवाद किया था। रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने। इन्होंने जेल की यात्रा भी की थी। उमा शंकर जोशी ने आजादी की लड़ाई में जेल की यात्राएं भी की थी। इससे पहले अध्याय 9 हम पढ़ चुके हैं। कौन सा? फिराक गोरखपुरी भी जेल की यात्रा कर चुके थे। 1.5 वर्ष के लिए जेल गए थे। 1917 ईस्वी में वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। 1918 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और 1920 में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई थी। किसको? फिराक गोरखपुरी को। उसके बाद जो 10 नंबर का अध्याय है वो है उमा शंकर जोशी। इनको भी जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण। चलो देखते हैं एक बार फिर से किसका प्रयोग हुआ है? रूपक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे है रूपक। अब पहला जो पद है इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कैसे है रूपक अलंकार? कि छोटा मेरा खेत चकोना कागज का एक पन्ना। ठीक है, छोटा मेरा खेत चकोना कागज का एक पन्ने रूपी खेत। ठीक है ना। फिर आता है कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायन, कल्पना रूपी रसायन, यहां भी रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कल्पना रूपी रसायन। बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर, शब्द रूपी अंकुर, यहां भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। शब्द के अंकुर, शब्द रूपी अंकुर फूटे। पल्लव पुष्पों पै का आवर्ती हुए, यहां है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नमित हुआ विशेष। और वैसे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ, पल्लव पुष्पों से, यहां भी वैसे रूपक अलंकार भी रहेगा। कौन सा अलंकार रहेगा? रूपक अलंकार रहेगा। अंधड़, यहां भी रूपक अलंकार रहेगा। किसका? विचार रूपी आंधी आई थी। किस पर? उपमेय पर। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार रहता है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। रस अलौकिक, रस जो है वो अलौकिक है। झूमने लगे फल, अमृत धाराएं फूटती हैं। सतेज श्वेत में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहां एक शब्द 2 बार आए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश। बांध निज माया से उसे कोई तनिक रोक रखो में अनुप्रास अलंकार है। रोक रखो में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधी बगुलों की पंखें। तो इस प्रकार थी यह हमारी उमा शंकर जोशी। आरोह है अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह है के अध्याय 10
उमा शंकर जोशी का अध्याय 10 था छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इसी के साथ फिर दूसरी पुस्तक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।